बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है। इन दोनों में से एक बात, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये जवाब लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। वायरल सेगमेंट। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ऐसी सोच है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। तो इनके मुशायरे या इनके इंटरव्यूज क्यों पसंद नहीं आएंगे लोगों को? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, आज के वक्त में इनको सब देख रहे हैं। एक वक्त था जब मेजरली मुशायरों के अंदर जब ये शिरकत करते थे तो शायरी पसंद करने वाले लोग ही इन्हें देख पाते थे, पर क्योंकि ये पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो इन्हें वो सभी लोग जो शायरी में इतनी दिलचस्पी नहीं भी रखते वो भी सुन रहे हैं। एंड ही इज गेटिंग द लव एंड रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए खास है जो संविधान से प्रेम करता है, ना कि जो अंधभक्ति को पसंद करता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमें तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब कई सालों से पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उर्दू जो तहजीब है, जो अदब है, उसके हम हमेशा से फ़ैन हैं। और पिछले कई सालों से हम सारे मुशायरे सुनते हैं, शायरियाँ सुनते हैं, इनफैक्ट लिखते भी हैं। चलिए इसी बात पर अपनी एक राइटिंग आपको सुनाती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा अच्छी लगी या बुरी। मुझे अब वो दिखने लगा है जो तुम्हारी सोच के बेहद परे है। शहर में अब वो बिकने लगा है जो कर रहा नाकाम फेफड़े है, पर फेफड़ों के साथ इनके दिल भी धुंधले हैं। गरीबों की छाती पर ही ये मूंग दले हैं। इनकी सोच का दायरा 4 लोगों तक सीमित है। इस माया की दुनिया में हो गए ये भ्रमित हैं। काश मेरे नजरिए से देख पाते, सब मिलजुल कर हो एक जाते, पर अय्याशी में कहाँ ये सब दिखता है। नशा जितना नशीला हो उतना ही ज्यादा बिकता है। मुझे अब वो दिख रहा है जो तुम्हारी सोच के बेहद परे है। शहर में अब वो बिक रहा है जो कर रहा जाम फेफड़े है। खैर असली एक्सपर्ट तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, हम तो बस ट्राई कर रहे हैं। और बड़ा पॉपुलर है। मैं चाहूंगा आप लोग हर सवाल पर जोरदार तालियां बजाएंगे। इमरान साहब मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूंगा। ये रैपिड फायर चलना है हम लोग यहाँ पर, बस अच्छा, इतनी दूरी तक आइए, प्लीज आइए। और देखिए क्या है, यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको यहाँ खड़ा होना है, आपको यहाँ खड़ा होना है। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है। उसमें इमरान साहब थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि दो भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है, दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप शायर हैं, मैं चाहूंगा हर जवाब पे, हर सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जो जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है, कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका।
मुनव्वर राना कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। ठीक है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन है? देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे, उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले, मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे, तो दोनों हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि नहीं, एक को मैंने कहा ना कि मैं इस पे चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप बस टच करने वाले थे, फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं, अब मुझे लगता है कि देखिए फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए, अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे, ये सिर्फ विधायक रहे। लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं, रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने। मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहां जाते हैं, आप तो खुद अनुभव करके बताते हैं। चैनल सब कुछ। चलिए, इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो, और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, पर्सनल चॉइस। और अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक बताइए। मैंने कहा ना, जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना, सवाल बनता ही नहीं। मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा, अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल। वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी की। नो डाउट, उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं, आपके भी हैं, आपके। अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। अरे ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार। देखिए, एक्चुअली मैं सदन का सदस्य। आप क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं, हाँ, क्रिकेट। तो आप डक बहुत कर रहे हैं, मैं देख। नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं, इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है, राज्यसभा कम चली है। मतलब ओम बिरला जी? हाँ, वही है शायद। हालांकि ठीक है, चलिए, उनके पास भी बड़ा भाषाई चातुर्य है। वैसे ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कांग्रेस पार्टी में। जोरदार तालियां। आइए जरा, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, और थोड़ा सा मैं संविधान पर आता हूं, फिर हमारे एडिटर्स कुछ पूछना चाह रहे थे।
बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान बदला हो सकता है, यह संविधान ही कहता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। बात क्या होती है ना कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। कांग्रेस ने जब भी बदलाव किया, 1947 में देश हाथ में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अगुवाई करनी शुरू की, संविधान मिला 2-3 साल बाद देश को। उसके बाद देश की बेहतरी के लिए और अविवादित रखने के लिए जो चीजें समय के साथ बेहतर होती गई, वो अमेंडमेंट्स भी होते रहे। मैं कल प्रोफेसर मनोज झा के प्रशंसा करूंगा, कल उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया कि जब आप एक घर बनाते हैं ना, तो जो पहला फ्लोर होता है, जो नींव होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आप कितना भी अच्छा गुंबद बना लीजिए, कितनी भी अच्छी मीनार खड़ी कर लीजिए, कितना भी अच्छा झूमर लगा लीजिए, लेकिन बिना नींव के और फाउंडेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया इमरान साहब, एक सेकंड, यहां पर फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल किया कि 14 महीने में ही पहली बार संविधान में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़े, कुछ संशोधन करना पड़ा। तब तो नींव में कुछ ना कुछ और अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठाए गए, तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वीक होगी ना। नहीं, आप उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधी के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, मतलब बोलूं ना बोलूं या हट जाऊं। कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी। और पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया था। हम अपने कभी-कभी, जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो, तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है, मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं। पिताजी का जो घर है, मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं, पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया। कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, लेकिन सबने एक छत, देश को एक फाउंडेशन दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी, वो गलती थी, दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है। बीजेपी यही सवाल कह रही है बार बार कि 14 महीने में ही छत बदलनी पड़ गई, 14 महीने में ही पहली बार में चेंजेस आने शुरू हो गए। नहीं, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा छत बदल दिया। अमेंडमेंट का मतलब है कि आपने, ठीक है, खिड़कियां कहीं खूबसूरत लगा दी, आपने निकलने का एक दरवाजा और लगा दिया, आपने एक वॉशरूम बना दिया। छत बदलने की बात तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग, अच्छा वो देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। अरे भाई, इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया। खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था
क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता जिस राहुल गांधी साहब, अगर आप ये सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर ले। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड पर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो पार्टी मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था? नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। आपके पास पूछा इमरान जी, अभी आप अंबेडकर की बात कर रहे थे, फिर 2 सवाल पूछूंगा, इस बार दोनों का जवाब दीजिएगा। पहली बार आपने पहले का ही जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अंबेडकर की, तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली जा रही है? कोई भी चीज़ होती है, आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है, उन्होंने ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे, और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। लेकिन एक मिनट, राजगोपालन जी,
अच्छा, आप मैं जवाब दूं या आप? अच्छा, आप सवाल ओके, ठीक है, ओके, गो आपने तो कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा। वो कविता में आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं सर। मैं देखिए, इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे, मैं आप सबको घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं। आपकी पॉपुलैरिटी है, मजबूरी है कि मैंने आपसे इमरान साहब आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है? इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से, जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहाँ से लेके ममता बनर्जी सारे, ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं, देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है, तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए, क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी दी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आपकी बगले झांकने लगेगी भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे, आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे, मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और ये अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो राजनीति में होता है हां, लेकिन फिर भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास ये कहेगा जीत हार अपनी जगह है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इमरान साहब जी, राशिद साहब सर, हाँ प्लीज गो अहेड, विनोद जी। इमरान साहब, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन
ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक हैं, किसी ने हटाया नहीं। आप लोगों उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। हाँ। आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में तोप रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राशिद साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इमरान साहब, आप एक बड़े लोकप्रिय शायर हैं। जब से आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, जिस तरह से देश में एक माहौल है विचारधारा को लेकर के, अलग अलग तरह की राय पेश की जाती है, तो क्या आपकी जो लोकप्रियता है, मकबूलियत है, उसका दायरा कम हुआ है या बढ़ा है? और दूसरी बात, ये जो मुसलमान और उर्दू को एक जो मुख्य धारा से हटाने का एक जो नैरेटिव बना है, उसके ऊपर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, नैरेटिव बनाया किसने है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ सर कि मैं साहित्य की दुनिया से थोड़ा सा इधर आ गया राजनीति की तरफ, मेरा वैसे लोकप्रियता का कोई नुकसान नहीं हुआ, आर्थिक नुकसान जरूर हुआ। कार्यक्रम कम कर पाता हूं, पैसे नहीं कमा पाता। जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह मिलती है, उससे सच में बात यह है कि आपके साथ जो पूरा हुजूम रहता है उसके खर्चे नहीं चल सकते, उसको चाय आप सही से नहीं पिला सकते, सच्चाई है। लेकिन ठीक है, यह भी एक दौर होता है सर, आपको करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कार्यक्रम बीच में कर लूं ताकि घर चल सके। अभी चूंकि अकेला हूं, शादीशुदा नहीं हूं, तो घर चलाने में भी ज्यादा मतलब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, भविष्य में और सोचना पड़ेगा। दूसरी बात सर, उर्दू और मुसलमान, इन दोनों चीजों के खिलाफ चूंकि सत्ता एक नैरेटिव बना रही है, उनको सूट करता है ना, ये उर्दू के खिलाफ बोल दो, मुसलमान के खिलाफ। कल गृह मंत्री जी सदन में खुलेआम एक झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को राज्यों में, 1-2 राज्यों में, जयराम रमेश जी ने खड़े होकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट करिए। चेयरमैन साहब ने नहीं दिया फ्लोर, मजबूरन आज मुझे इस प्रोग्राम में आना पड़ा कि मैं अच्छा, यहां देखिए, बोलूं। आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है बल्कि, ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अगर इस पे भी लोग ताली बजा रहे हैं, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए, ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं सवाल हो गया। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। मतलब मेरे जैसी साफ सुथरी हिंदुस्तानी भाषा में बात करने वाला एक भी बयान, मैं तो पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं। भाजपा मुझसे और इसलिए परेशान रहती है ना कि वो जिन शब्दों से खेलती है, मैं उन शब्दों वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पढ़ के आया हूं। वो एक शब्द है बकैती, मैं उस बकैती को बहुत अच्छे से समझता हूं। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर। भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया।
ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों से आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की जो बात हो रही है ये किसके लिए हो रही है? कमाल है, मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि वो कत्लेआम मचाने की बात कर रहा है शायर। अरे जोश दिला रहा है जनता को। मैं एक मंच पे खड़ा होकर के, सर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में, मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में यह काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था, और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकायदी का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशान भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। सुन लीजिए, भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, इमरान साहब अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का, मेरा सवाल देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। बिल्कुल सही। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या कुरान तो धर्म के आधार पर नहीं चलता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको पसंद है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में? लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, एक साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है।
इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं अब अगले राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। बिल्कुल। और हमारा अगला राउंड में मैं आपको बस एक चीज यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, ये है प्ले कार्ड, ये है कैमरा आपका, यस या नो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सभी लोग हौसला अफजाई करिएगा। मैं वहां पर आपसे रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, यहां पर आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां हो पहले तो एकदम। आइए जरा, हमारा पहला सवाल से पहले तालियां हो, इसमें बोलना नहीं है इमरान साहब, आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां पहले। चलिए आइए दिखाइए। पहला सवाल जो है, क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी, दिल्ली में आपसे गठबंधन होना चाहिए, यस या नो। नहीं हो रहा है। नहीं, ओके ओके ओके। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए हर सवाल के पहले, क्योंकि देखिए आप ताली नहीं बजाएंगे, वो शायर साहब है, वहां से कुछ आएगा नहीं फिर। आइए जरा जोरदार ताली अगले सवाल से पहले। हमारा सवाल यहां पर प्ले करिए जरा। कश्मीर में धारा 370 बहाल होनी चाहिए, कांग्रेस ने CWC के जरिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। जो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है वही मेरा स्टेटमेंट। मैं आपसे यस या नो पूछ रहा हूं। मैंने सीधे कहा ना, कांग्रेस पार्टी, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, पार्टी ने एक बाकायदा CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बयान दिया है और जारी किया है, आपके पास भी उसकी प्रति होगी। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। जोरदार तालियां हो। इमरान साहब यस या नो अगले सवाल पर दिखाइए जरा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। भारतीय परिवारों को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। निशांत भाई, दरअसल आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन भारतीय परिवारों की बात हो रही है। आप फ्यूचरिस्टिक आदमी है, यस या नो बताइए ना। चुटकी काट रहे हैं कुंवारे आदमी को। कोई बात नहीं, हम कम से कम जो आपकी नहीं मतलब आप देखिए, जो आपकी और इच्छा रखती है वो कम से कम साफ तो हो जाएंगी। है ना, शादी वादी हो जाएगी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा, उसकी दुश्वारियां समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कितने बच्चे होने चाहिए। अभी तो आज आपको सवाल ये था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करता हूं। मोहन भागवत जी ने ये कहा है, यस या नो, आप सहमत हैं कि नहीं है? क्या कहा है उन्होंने? कि 3 बच्चे भारतीय परिवारों में होने चाहिए, 3 से ज्यादा बच्चे। तो जो भाजपा का मातृ संगठन है, उनके तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? आपके कितने भाई? हमारे ज्यादा हैं, और हम जहां रहते हैं वहां सीताराम चाचा हैं, उनके भी ज्यादा हैं, भगवती चाचा हैं, उनके भी ज्यादा। जानना चाह रहे हो वैसे कितने हैं? बताऊं कारण क्या है ना, गांव में क्या था ना, गांव बड़े छोटे और अलग मिजाज के होते थे। भाजपा आज उसका राजनीतिकरण चाहे जितना करे, लोगों को लगता था कि हमारे 4 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा मजबूत रहेंगे, क्योंकि गांव में लड़ाइयां रहती थी, जमीनों पे कब्जे कर लेते थे लोग, तो लगता था कि भाई 3-4 बेटे हो जाएंगे तो कम से कम कोई धमका नहीं पाएगा। ये कारण ये होता था। सच्चाई ये है। लेकिन अब उसको भाजपा बताए कि नहीं मुसलमान तो ज्यादा बच्चे। एक दिन ये सवाल पूछा था हमसे एक मीडिया के साथी ने, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान तो 4 शादियां करता है, ये वो। मुझसे मीडिया ने पूछा, मैंने कहा भाई मुझको आज तक एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो एक भी नहीं की है अभी। नहीं, लेकिन हम सभी यहाँ पर ये बच्चे जानना चाहेंगे आप कितने भाई बहन हैं?
हम 4 भाई हैं, 6 बहनें हैं। अच्छा ठीक है, ओके। और बड़ा गर्व है इस बात पे कि भरा पूरा परिवार है। ठीक है, लेकिन अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यस या नो जरूर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं, ये बड़ा स्ट्रेट सवाल है, सीधे लाइए, दिखाइए जरा। अब जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं, यस या नो? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बहुत दिन से मिला नहीं हूं उनसे। अरे यस या नो? उनके साथ मंच साझा किया था जब मैं राजनीति में नहीं था। अब भाजपा कहती है वो बहुत बेईमान है, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। लोकपाल अब तक आया नहीं है, मैं बड़ा चिंतित हूं। लेकिन मैं एक शेर इन दिनों जरा पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी ढूंढ रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। ठीक है, वैसे मुझे आपसे उम्मीद थी आप यस या नो में जवाब जरूर देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। अब मुझे भी बहुत उम्मीदें थी आपसे, आप भी मेरी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो। अब यस नो या पास, मैं पास ऐड कर देता हूं, चलिए उसमें आप एकदम प्ले कार्ड स्ट्रेट रखिएगा। दिखाइए जरा, आइए अब जो हमारा अगला सवाल है दिखाइए जरा। देश में इमरजेंसी लगाना संविधान पर हमला था, यस या नो? देखिए, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कई बार बात की है, सदन में भी बात की। तत्कालीन परिस्थितियां थीं, जो बेहतर लगा उन्होंने किया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि गलती थी वो, तो जाहिर सी बात है गलती थी, कांग्रेस पार्टी का बयान है। तो लेकिन पिछले 10 सालों से जो अघोषित आपातकाल है उस पर सवाल उठना चाहिए, लोगों को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये इसका यस या नो है? नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी का बयान है। तो प्लेकार्ड में यस दिखा दीजिए, वो हमारे टेलीविजन। कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं और बाकायदा में कांग्रेस पार्टी ने उस पर बयान दिया है। प्रियंका जी जब बोल रही थी तो उन्होंने भी अपनी एक बात कही कि मुझ में साहस है, हमने गलती माना है, आप मान के दिखाइए। राजनाथ जी से उन्होंने कहा था। ये प्लेकार्ड से वैसे आपने काफी दूरी बना ली है, लेकिन एक बार अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, दिखाइए जरा। अब जो सवाल है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, आइए जरा प्ले करिए इसको। एक देश एक चुनाव सही फैसला है, यस या नो? बिल्कुल नहीं। नो दिखा दीजिए। अच्छा, दिखाना पड़ेगा, ऊंचा करके दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आइए जरा। ये जो सोच है ना, वो अजगर की तरह क्षेत्रीय दलों को निगल जाने की एक साजिश है, और इसको तमाम क्षेत्रीय दल समझते हैं। क्षेत्रीय राजनीति को खत्म करने की साजिश। देखिए क्या है कि जब मैं आपसे सवाल पूछा हूं तो प्लेकार्ड अगर आप दिखाएंगे तो टेलीविजन में वो बगल में आ जाएगा एकदम। खैर एनीवे, आइए अब अगला सवाल, जोरदार तालियां हो। अब वो जिक्र जो अभी सदन में हुआ, दिखाइए जरा। बड़ा स्टेटमेंट था, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता डरपोक हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। यस या नो या पास? अब मतलब इतना चीख चीख के यस बोल रहे हैं, लेकिन वो प्लेकार्ड तो हमारा बता दीजिए आप। ओके ठीक है, आइए जरा अब आखिरी सवाल। ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले, तालियां थोड़ी कम आ रही है, जोरदार तालियां प्ले करिए। अब सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में आना चाहिए, यस या नो? दरअसल देखिए, किसी का भी राजनीति में आना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे राजनीति में आना था, मैं आया, लोग नहीं रोक पाए मुझे ना, रोकना चाहते, मतलब मेरे पिता तो चाहते थे कि मैं साहित्य में ना जाऊं, वो चाहते थे कि पढ़े लिखे डॉक्टर बने, खराब ना हो लड़का। मैं हुआ खराब, मैं गया साहित्य की तरफ, कवि सम्मेलन की दुनिया में चला गया तो लोगों को लगता था कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। फिर मुझे लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। मैं तो ऐसी जगह से आया हूं, सच में निशांत भाई, मैं ऐसे गांव से आया हूं, जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं। मैं क्या करूं, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं। और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा और जब एंट्रेंस का एग्जाम पास कर लिया तो पिताजी इस बात पे नाराज थे कि 70 किलोमीटर दूर पढ़ने चला जाएगा तो घर का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा दूर चला जाएगा तो दिक्कत होगी, या हो सकता है आर्थिक मजबूरियां भी थी। मैं ऐसी जगह से आया, जिसे आना होगा वो आएगा, उसकी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे लगता है उन्हें जबरदस्ती तो हम ला भी नहीं सकते और कोई रोक भी नहीं सकता, उन्हें आना होगा तो स्वतंत्र है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, उनका परिवार, प्रियंका जी ऑलरेडी सांसद हैं,
सक्रिय राजनीति में हैं, तो हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। इसके साथ साथ यह भी तो होता है ना, हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी हाथ होता है। तो हो सकता है उनके पीछे, उनकी कामयाबी में रॉबर्ट जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, हाँ, अरे वाह क्या बात है, लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइनें हम सभी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे इस देश के ऊपर, जरा बताइए कुछ 2 लाइनें। नहीं, देश तो देखिए, मेरी एक नज्म है कि मैं तरन्नुम में सुना देता। बिल्कुल, अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि सुना देते हैं, और बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं। पहली बार बहुत शानदार संपादक आपने बुलाए जिनसे अलग अलग मिलने का मेरा मन था, एक साथ मिल गए। श्रोता बहुत अच्छे, शो बहुत अच्छा, मेरी बड़ी शुभकामनाएं शो के लिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, यह कविता नहीं बल्कि एक दुआ है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी बेलौस मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत। और अंतिम पंक्तियां कि इसकी मिट्टी पे सभी रीत निछावर कर दूं, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। निशांत भाई, TV9 पूरे परिवार को आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, देश के तमाम युवाओं को भी, कि ये जो नफरत की राजनीति है, खेलने की राजनीति है, इसको समझिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तनवीर मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास हैं हम, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का हिस्सा है, मिलजुल के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्यों, सबने मिलकर देश बनाया है, देश को आगे बढ़ा। जोरदार तालियां हो। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑनर टू हैव यू, थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की क्या तारीफ करी जाए, ये बेमिसाल हैं। और जो इनकी स्टोरी है ना, वो ऐतिहासिक रही है। किस गांव से निकले हैं जहां पर इतनी आधुनिकता नहीं थी, ये जो मॉडर्नाइजेशन है वहां तक नहीं पहुंचा था, पर इनके दिमाग के अंदर विकास हो चुका था ऑलरेडी। और जब ये बाहर शहर की दुनिया में आए तो भटके नहीं, किसी आशिकी में नहीं फंसे, बल्कि आवाम की आवाज बने। दर्द समझा उस माँ का जिससे बच्चा छिन जाता है, कश्मीर का दर्द इन्होंने समझा। मॉब लिंचिंग, आपने भी कई मामले सुने होंगे जिसमें भीड़ ने इकट्ठा होकर एक इंसान की जान ले ली। उस गंभीर मुद्दे को इन्होंने समझा और जो शिकार हुए नौजवान, उनके परिवारों की आवाज को बुलंद किया। जुनैद, नासिर, नजीब, इनके लिए नज़में पढ़ी, इनकी माओं के दर्द को बयां किया। तो ये एक लेजेंड हैं और ऐसे नेता की देश को सख्त ज़रूरत है। हर एक समुदाय से इस तरीके का पढ़ा लिखा युवा नेता बाहर आना चाहिए। अब वक्त काफ़ी हो चला है, फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मैं निधि शर्मा फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।